हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। ठीक है, तो आज का अपन का पहला टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है हेरिडिटी। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन होता है हिंदी में, और हेरिडिटी मीन्स होता है आनुवंशिकता। तो जनन और आनुवंशिकता दोनों को अपन सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आरबीएससी एग्जाम 2025 में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज बेटा आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर रिप्रोडक्शन जनन का मतलब क्या होता है। इतना तो सब लोग जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस न्यू वंस, टू प्रोड्यूस न्यू वंस is called reproduction. To produce new ones is called reproduction. ठीक है, मतलब नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो जनन कहलाती है। नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट हेरिडिटी मीन्स होता है, हेरिडिटी मीन्स होता है ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रेट मींस कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है हेरिडिटी। मतलब जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरण की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफरिंग और ट्रेट ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, तो बेटा दोनों शब्दों में बताया कि अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है हेरिडिटी, और अपने ही जैसे और अपने से थोड़ा सा अलग नए एनिमल्स प्रोड्यूस करने की प्रोसेस रिप्रोडक्शन होती है। अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी जाके हेरिडिटी पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन होने के बाद न्यू एनिमल्स प्रोड्यूस होते हैं, नई संतति पैदा होती है, और नई संतति में जो हेरिडिटी वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन रिलेट करता है किससे? हेरिडिटी से। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इतना तो मैंने इसका एक बार इंट्रोडक्शन दिया कि रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है। टू प्रोड्यूस न्यू वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हियर P4 parents and O4 offspring. P4 parents, O4 offspring. P parent means जनक, offspring means संतति। ठीक है, तो और ट्रेट मींस होता है कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर। ठीक है, लक्षण, है ना। उसके बाद बेटा इसमें रिप्रोडक्शन की बेसिकली दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, पहला टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज हम दो टाइप्स की बात करते हैं। पहला होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन। बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मींस अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मींस लैंगिक जनन। इसके बारे में डिफरेंशिएशन पर एक क्लास है गैस पेपर की, उसमें मैंने करा दिया है, तो फिर भी बता देंगे, टेंशन ना लो। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमारा ए सेक्स,
इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बोथ पेरेंट्स मींस डबल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मींस इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ सेक्स इंक्लूड होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। इसमें सिंगल सेक्स होता है, मतलब पेरेंट जब सिंगल होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट जब डबल होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा जन्म जिसमें जनक एकल होता है वो अलैंगिक जन्म कहलाता है, और ऐसा जन्म जिसमें जनक दो होते हैं वो लैंगिक जन्म कहलाता है, ठीक है। जन्म देने वाले जब दो होंगे तो क्या होगा, लैंगिक जन्म, और जन्म देने वाले जब एक ही होंगे मतलब एक होगा तो उसको अलैंगिक जन्म कहेंगे, ठीक है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली यूनिसेलुलर में होता है, मतलब एक कोष के जीवों में होता है, और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब बहुकोषिक जीवों में होता है। जो अलैंगिक जनन है मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कुछ टाइप के मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकों में होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर्स में केवल उन्हीं में होता है बेटा यूनिसेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिनके शारीरिक संरचनाएं सामान्य होती है, मतलब कम डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब उनकी संरचना जो है शारीरिक संरचना ज्यादा विभेदीकृत नहीं होती है ना, उनमें अलैंगिक जनन होता है। लेकिन मोस्टली जो अलैंगिक जनन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब एक कोष के जीवों में होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी बात करते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। तो इस मेथड्स में देखो फर्स्ट के जो टाइप है उनमें सबसे पहला ए, अपन बात करते हैं बेटा सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पूछ लेता है बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा द्विखंडन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है बाइनरी फिजन द्विखंडन। अब नाम में आ रहा है हिंदी वाले समझे, द्वि मतलब दो और खंड मतलब भाग, जिसमें दो भाग बनते हैं। अब मतलब किसके दो भाग, क्या दो भाग, तो मतलब बेटा न्यूक्लियस जब दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर, जब किसी सजीव कोशिका का जो नाभिक है मतलब केंद्रक है वो दो भागों में विखंडित होकर के दो नई संतति उत्पन्न करता है, वो प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। मतलब अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें केंद्रक दो भागों में टूटकर दो नई संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाती है। इन इंग्लिश वी कैन से द मेथड ऑफ asexual reproduction in which nucleus divide into two parts and produce two new young ones. The method of reproduction in which nucleus of cell divide into two parts and produce two new young ones, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अपन कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू न्यू यंग वंस बाय द डिवाइड इज called binary fission. The process of producing two new young ones by the divide of nucleus is called binary fission. हिंदी में अलैंगिक जनन की वो विधि जिसमें कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभक्त होकर के दो नई संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन आपको। तो उसके बाद आप देखो द process of producing two new young ones wide division of nucleus is called binary fission. हिंदी में केंद्रक के विखंडन से दो नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया द्विखंडन
कहलाती है। ठीक है, तो केंद्रक के विखंडन से दो नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू न्यू यंग वंस बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्राइमरी फिजन। ठीक है, और उसके बाद बेटा इसमें याद रखना, इट इज फाउंड इन अमीबा। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब यह अमीबा में पाया जाता है, होता है। यह अमीबा में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक कोशिक जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिक जीव, एक कोशिका वाला जीव होता है, एक कोशिक जीव है। ठीक है, तो बेटा यहां तक आई होप समझ गए होंगे। इसका डायग्राम कभी कभार बनवा लेता है, देखो मैं बना रहा हूं इधर साइड में। अमीबा बेटा कैसा बना दो, क्योंकि अमीबा की क्या है, जो शेप है वो चेंजेबल होती है, इसलिए कैसा भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने दो लाइन बनाई है थ्रेड लाइन, वो आप मान लो डीएनए है इसका। ठीक है, तो न्यूक्लियस है, आगे जाके इस क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसे, ये हो गया अमीबा, ऐसे न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, 8 जैसा। ठीक है, 8 जैसा बन जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डबल हो गया। आगे जाके नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, इधर बना रहा हूं, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, ये एक न्यूक्लियस तो ऐसे आ जाएगा, और दूसरा आपका ऐसा आ जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, अमीबा में यहाँ न्यूक्लियस सिंगल था, ये पहले डबल शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद डबल शिफ्ट वाला दो पार्ट में अलग डिवाइड हो गया, तो ये दो न्यू यंग वंस बन गए। ये क्या है, टू यंग वंस, या फिर ऐसे देता हूं, 2 डॉटर्स है। ये है बेटा ऐसे देता हूं, D1 डॉटर 1 और D2 डॉटर 2। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अमीबा में न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के दो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसका नाम बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। और बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है वो यूनिसेलुलर है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मेथड्स हैं मोस्टली यूनिसेलुलर में होते हैं। ठीक है, कुछ मेथड है, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जो क्या है, मल्टी सेलुलर में होते हैं, मतलब बहुकोषीय जीवों में होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर वो वाले होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है। ठीक है, शरीर जो होता है वो सामान्य होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी दूसरे मेथड की अपन बात करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट में देखें। देखें, देखिए बेटा, नेक्स्ट सेकंड बी मेथड क्या है स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन का, फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का बी क्या है, बाइनरी फिजन के बाद अपन बात करते हैं बेटा रीजनरेशन की। किसकी, रीजनरेशन, जिसका नाम होता है पुनरुद्भवन, जिसका हिंदी में नाम होता है पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। बेटा रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो नाम में आ रहा है रीजनरेट, मतलब किसी सेल का दोबारा से जनरेट होना, दोबारा से जन्म लेना, वो होता है रीजनरेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, द प्रोसेस in which new living ones
is produced by the process in which new living ones is produced by the new livings is produced by the parts of a living is called regeneration. ठीक है, हिंदी में क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसमें नई संतति शरीर के पार्ट बॉडी लिखो ना, नई संतति सजीव के भाग पार्ट ऑफ लिविंग, सजीव के भागों से उत्पन्न होती है पुनरुद्भवन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक पुनरुद्भवन कहलाती है, एड्रेस लगा दिया, पुनरुद्भवन कहलाती है। तो बेटा मतलब देखो, कभी कभी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है। एक और ऐसा मेथड होता है जिसमें भी पार्ट्स काम करते हैं बॉडी के, तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन। जय श्री राम, राधे कृष्ण। देखो, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन फर्क बेटा इतना होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो कॉज होता है ना, वो क्या है, विजिबल नहीं होता है ना, और जो ये रीजनरेशन में कॉज विजिबल हो जाता है। तो मतलब क्या है कि रीजनरेशन में बॉडी के पार्ट रीजनरेट होते हैं और नए लिविंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या है, बॉडी पीसेस में डिवाइड होती है, उसके बाद पीस क्या है, नया लिविंग फॉर्म करते हैं। उसमें बॉडी पूरी पहले डिवाइड होगी और फिर मतलब क्या है, नए यंग वंस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में। बट इसमें क्या है, बॉडी का जो रीजनरेशन वाला पार्ट हो, जिसमें रीजनरेशन का पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे अपन के नेल्स होते हैं, नाखून, तो नाखून क्या है, उन रीजनरेट होते हैं, आपने काटा दोबारा आ जाता है, आता नहीं आता। तो मतलब ऐसे ही किसी लिविंग के वो बॉडी पार्ट जिनमें सेल रीजनरेशन वाला पावर रखते हैं, वो पार्ट डिवाइड होके, मतलब पार्ट्स, वो वाले पार्ट जिसमें रीजनरेशन का पावर होता है, वो क्या करते हैं, नए यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम होता है रीजनरेशन। तो मैंने वही लिखा है, द प्रोसेस इन विच न्यू लिविंग वंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट्स ऑफ लिविंग। पार्ट्स वो वाले होते हैं जिनमें रीजनरेशन पावर होता है, इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब देखो, इसमें एग्जांपल के लिए आप याद रखना बेटा, रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। किसमें होता है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसमें चीज और लिख रहा हूं बेटा, मैं स्टार पॉइंट याद रखना, नोटिसेबल पॉइंट है कि इन दिस प्रोसेस parts have regeneration power। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो रीजनरेशन पावर वाले पार्ट्स होते हैं, वही पार्ट रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हर पार्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल में बोलते हैं प्लेनेरिया होता है। उसके बाद इसी जैसा एक होता है फ्रेगमेंटेशन, बता दूं, फ्रेगमेंटेशन में नाम आ रहा है, फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो फ्रेगमेंटेशन आप याद रखना कि इसको खंडन कहते हैं शायद, फ्रेगमेंटेशन को खंडन ही कहते हैं। ठीक है, खंडन। ठीक है, फिजन को भी खंडन कहते हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, कायिक जनन प्रवर्धन। इसका हिंदी नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या है, वैसे खंडन होता है पता नहीं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन नहीं कह रहे, इंग्लिश में तो पता है ना, इंग्लिश में पढ़ रहे हो। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस
वाई फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी, फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। जब बॉडी फ्रेगमेंट से कोई न्यू लिविंग वंस प्रोड्यूस होते हैं तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और ये होता है बेटा कहां पर, ये एग्जांपल इसका होता है फ्रेगमेंटेशन का, आपका फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है, प्लेनेरिया में हो गया ये रीजनरेशन, तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, स्पाइरो वगैरह में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, ठीक है, स्पाइरो गायरा, हिंदी में स्पाइरो गायरा कहते हैं इसको, स्पाइरो, स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी फ्रेगमेंट से नया पार्ट बनता है, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये स्पाइरो गायरा में होता है, रीजनरेशन प्लेनिया में होता है, ठीक है, याद रखना। अभी उसके बाद नंबर सी, फर्स्ट का सी पार्ट अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट का जो सी पार्ट है उसमें अपन बात करेंगे, रीजनरेशन हो गया। उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, घबराना नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहे या कायिक जनन कहे या कायिक प्रवर्धन कहे, आप कंफ्यूज मत होना। देखो उसमें नाम में आ रहा है, हिंदी वाले पहले समझें। कायिक प्रवर्धन मतलब काया, काया मीन शरीर, तो मतलब जब भी किसी सजीव के शरीर के जो अंग हैं उन अंगों से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। अब यहाँ शरीर किसका काम करेगा बेटा, यहाँ जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, ये केवल देखो वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन, तो वेजिटेशन मतलब होते हैं वनस्पति, और वनस्पति का होता है पेड़ पौधे। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है मेनली कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। कहाँ होता है, प्लांट्स में। तो पहली लाइन आप यही लिखना, इट इज फाउंड इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, ठीक है। ये कहाँ होता है, पौधों में होता है। कहाँ होता है, पौधों में होता है, पौधों में होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होता है, पौधों में होता है। नाम से आ रहा वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, तो यहां लिख रहा हूं, the production of new ones, the production of new young ones, why vegetative parts, leaf, bud, root, stem is called vegetative propagation, is called vegetative propagation। नाम में क्या हिंदी में समझो कि कायिक भाग पत्ती, कली, जड़, तना। कायिक भाग पत्ती, जड़, कली, जड़, तना के द्वारा नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस,
बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स लीफ बड रूट स्टेम, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर नए यंग वंश का जो प्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ बड स्टेम से हो रहा है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और इसकी खास बात है इट इज फाउंड इन प्लांट्स, केवल पौधों में होता है। उसके अलावा बेटा इसमें एक और चीज खास होती है, वो क्या है कि द न्यू वंस जो नई संतति है, द न्यू वंस आर क्वाइट सिमिलर टू द पेरेंट्स, इसका एडवांटेज मान लो या फिर इसकी क्वालिटी मान लो। तो नई संतति जनक के समान होती है, ठीक है। तो बेटा याद रखना द न्यू वंस आर क्वाइट सिमिलर टू द पेरेंट, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बेटा क्वालिटी है कि न्यू वंस जो होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। और इसका अब देखो एग्जांपल इसमें देखो मैंने वेजिटेटिव पार्ट बताया, लीफ बड रूट स्टेम, इनमें सब में अलग अलग आते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, लीफ के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है एग्जांपल के लिए किसमें होता है बेटा, ब्रायोफिल्म में होता है, इसको हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं, ब्रायोफिल्म लीफ के थ्रू होता है बेटा ब्रायोफिल्म में, पत्थर चट्टा इसको हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है। और उसके अलावा बात करूं बेटा रूट के थ्रू, तो रूट के थ्रू होता है आपका इसमें स्वीट पोटैटो में, इसमें होता है स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद भी कहते हैं, शकरकंद, ठीक है। तो रूट के थ्रू किसमें होता है, स्वीट पोटैटो में होता है। ये बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो लीफ के थ्रू पूछे तो ब्रायोफिल्म, ठीक है, रूट के थ्रू पूछे तो स्वीट पोटैटो, उसके अलावा स्टेम के थ्रू पूछे तो देखो स्टेम के थ्रू जो होता है बेटा रोज में, किसमें होता है, रोज में, ठीक है। स्टेम के थ्रू किसमें होता है, रोज मतलब गुलाब में, ठीक है। तो बेटा मैंने 3 एग्जांपल दे दिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन by the leaf is occurred in the bryophyllum, vegetative propagation by the root is occurred in the sweet potato, and vegetative propagation by the stem is occurred in rose गुलाब, ठीक है। गुलाब में तने से होता है कायकिरण, ठीक है, शकरकंद में जड़ों से होता है, और पत्थर चट्टा में पत्ती से होता है, और लीफ के अंदर बढ़ के, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट हमने देखा बाइनरी फिजन। तो आई होप ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है वो आपको समझ में आए होंगे, और ये ज्यादा मेन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, मतलब एग्जाम में 2025 में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये था बेटा पूरा कंप्लीट क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली चीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, एक ऐसा जनन जिसमें एकल जनक शामिल होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोष के जीवों में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपका बाइनरी फिजन अकर्ड इन अमीबा, फ्रेगमेंटेशन अकर्ड इन स्पायरोगायरा, रीजनरेशन अकर्ड इन प्लेनेरिया, and vegetative propagation occur in the plants like bryophyllum, rose, ठीक है, sweet potato, ginger, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट पे एक बार। तो बेटा अभी आ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। देखो बार बार क्या है, मेरी आदत बन चुकी है कि मैं कहता रहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं कभी कभार भूल जाता हूँ कि आप मतलब क्लास रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो वीडियो देखोगे तो भाई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग जो सीरियस होंगे वो लिख के भी पढ़ते होंगे, ठीक है, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह देता हूँ फिर भी कि स्क्रीनशॉट लेना, शायद कुछ लोग लिखने के भी आलसी होते हैं तो मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये चीज है। बाकी बेटा मैं यही कहूंगा जो हमारे बस में है वो करो, ठीक है, प्रेशर मत लो दिमागी। कुछ लोग प्रेशर ले लेते हैं कि क्या होगा कैसे करेंगे,
प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे वश में है वो करो। तुम्हारे वश में है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है ना, इनपुट डालना, एफर्ट्स लगाना, वो आपका काम है। और जो रिजल्ट है, आउटकम्स है, परिणाम है, वो केवल राधा रानी के भरोसे छोड़ दो, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, जो आप मेहनत करोगे वो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। और आप केवल सोचते ही रहोगे तो बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि केवल सोचने से तमन्नाओं की सैर नहीं मिला करते हैं ना। सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, करने से होगा, ठीक है। तो जो आपका काम है वो करो, ज्यादा मत सोचो। तो देखिए बेटा, आगे है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, अपन सेक्सुअल की बात करेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन, उससे पहले एक टॉपिक में हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि दोनों साथ साथ चले। देखें, हेरिडिटी हमने देख लिया कि ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरण की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। आगे हम बात करें इसमें, बेटा सुने, हेरिडिटी is explained by Gregor John Mendel, ठीक है, ऑन पी, पूरा देता हूं, गार्डन पी प्लांट, इसका बेटा बॉटनिकल नेम मतलब वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि हेरिडिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल ऑन पाइसम सैटाइवम, मतलब पी प्लांट, जिसको गार्डन पी प्लांट कहते हैं। तो हिंदी में मैं लिखूं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता को उद्धानी मटर, ठीक है, पायसम सैटाइवम पर समझाया, ठीक है। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया था, आनुवंशिकता को समझाया था, उसका आधार जो रहा था वो उद्धानी मटर था, जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है, मींस बॉटनिकल नेम, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इसमें सबसे पहली चीज, इसने एक और बात आप याद रखना, मेंडल, अब आगे से मेंडल सर बोलूंगा, मेंडल ओनली, मेंडल यूज 7 कैरेक्टर्स और ट्रेट्स भी कह सकते हो आप, 7 कैरेक्टर और ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के 7 लक्षण प्रयोग किए बेटा, ठीक है। तो मेंडल ने मटर के 7 लक्षण मतलब 7 कैरेक्टर्स को यूज किया था, 7 ट्रेट्स को यूज किया था। अब देखो उसमें 7 ट्रेट से जो हमारे काम है वो आप ध्यान से ज्यादा मत पढ़ो। 7 ट्रेट में से पहला ट्रेट, तो 7 ट्रेट में से पहला ट्रेट बताता हूं मैं, लेंथ का ट्रेट लिया था उसने, लेंथ मतलब लंबाई का, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ट्रेट उसने लिया था लंबाई के बाद शेप का, शेप आकार, ठीक है। उसके बाद तीसरा ट्रेट लिया था उसने कलर, रंग का, ठीक है। ये 3 ट्रेट अपन बात करेंगे, 3 ट्रेट ज्यादा काम आएंगे हमारे लिए, ठीक है। पहला लेंथ लंबाई, दूसरा शेप आकार, तीसरा कलर, बाकी नहीं काम आते हमारे लिए। और उसके बाद कलर में बेटा 2 चीज कलर होता है, एक तो कलर ऑफ कोटिलेडन होता है, मतलब जो उसको मतलब फूल मतलब कहते हैं ना बीज को ढकने के लिए जो आता है उसको कहते हैं। तो कलर 2 में काम आएगा। एक कलर तो अपन बात करेंगे केवल सीड के कलर की, है ना, एक बात करेंगे सीड के ऊपर के कवर की, ठीक है।
दो टाइप कलर होता है, एक कोटिलेडन का कलर, एक स्किड का कलर। तो दोनों में अलग अलग कलर हैं। तो ये टोटल 4 कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, लेंथ, लंबाई का, शेप, आकार का और कलर, रंग का। ठीक है, अब इसमें भी दो दो चीज चलती है बेटा। एक तो चलता है डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट का मींस होता है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और दूसरा चलता है बेटा रेसेसिव ट्रेट, मतलब अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अप्रभावी लक्षण। तो दो टाइप के ट्रेट चलते हैं, प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट मतलब अप्रभावी लक्षण। अब इन दोनों में देखो होता क्या है, डोमिनेंट ट्रेट जो होंगे ना, जो प्रभावी लक्षण होंगे उनको अपन कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो रेसेसिव ट्रेट होंगे मतलब जो अप्रभावी लक्षण होंगे उनको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये बात होती है। ठीक है, अब देखो लंबाई वाले ट्रेट की अपन बात करें तो लंबाई में आप दो ही चीजों यूज करते हैं, लोकल लैंग्वेज में, हर चीज डेली लाइफ में भी देखें आप क्या कहते हो, जो लंबा है तो उसको कहेंगे ज्यादा लंबा है, मतलब लंबा कहेंगे, और जो थोड़ा कम हाइट वाला उसको कहेंगे बोना कहेंगे। कहते नहीं कहते, जो ज्यादा लंबा है तो उसको प्रॉपर्ली लंबा ही कहते हैं, और जो कम हाइट वाला है उसको बोना कहते हैं। तो वही चीज मेंडल ने यूज करी यहाँ पर। तो जो लंबा होगा उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो बोना होगा उसको कहेंगे रेसेसिव। तो बेटा जो लंबाई का जो लेटर यूज किया मेंडल ने, तो डोमिनेंट में बेटा कहते हैं कैपिटल टी मतलब टॉल, लंबा। ठीक है, और रेसेसिव में कहते हैं स्मॉल टी मतलब बोना। अब ये सिंगल लेटर अपन लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि देखो एक आपने चीज सुनी होगी, अब यहाँ मैंने अभी बताया कि हेरिडिटी का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था। लेकिन हेरिडिटी का मतलब मैंने क्या बताया, हेरिडिटी का मतलब बताया कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, मतलब जनक से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसको कहते हैं आनुवंशिकता, मींस हेरिडिटी। द कैरेक्टर ट्रांसफरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर किस वजह से हुए बेटा, जीन की वजह से हुए, और जीन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेट, मतलब जब लक्षणों का युग्म बनता है तो उसको जीन कहते हैं। तो बेटा जब ये अपन में डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट लिखूंगा तो वो जीन की फॉर्म में मतलब कंबाइंड फॉर्म में लिखे जाएंगे, पेयर फॉर्म में। तो यहाँ दो लेटर आएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये हो गया बेटा डोमिनेंट ट्रेट, ये पेयर फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में, पेयर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ रेसेसिव ट्रेट है तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बेटा कैपिटल टी का मतलब क्या हुआ, टॉल। क्या मतलब हुआ, टॉल, लंबा, हिंदी बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, और स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट या डॉर्फ कहते हैं इसको, बोना। ठीक है, तो कैपिटल टी का मतलब टॉल, स्मॉल टी का मतलब डॉट। ये हो गया लंबाई वाला ट्रेट, इसका ट्रेट है लंबाई वाला। नंबर डालता हूं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये ए वाला हो गया लंबाई का। अब बात करें बी की, तो बी में शेप की बात करते हैं। तो शेप में बेटा एक तो आता है आर आर मतलब राउंड, आर आर मतलब राउंड। ठीक है, आर आर मतलब राउंड, और स्मॉल आर आर मतलब रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड। ठीक है, तो स्मॉल आर आर मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार, और कैपिटल आर आर मतलब राउंड, गोलाकार। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 सी, कलर की बात करते हैं। तो कलर में बेटा आता है वाई वाई येलो। ठीक है, वाई वाई येलो पीला। ठीक है, और स्मॉल वाई वाई बेटा देखो जिसमें नीचे कर्व है वो स्मॉल है, जिसमें नहीं है वो कैपिटल है। स्मॉल वाई वाई मतलब होता है बेटा ग्रीन, हरा। ठीक है, तो कलर में एक तो ये कलर चलता है, ये कलर होता है कोटिलेडोन का। किसका, कोटिलेडोन मतलब जो पत्रक होता है, बीज पत्रक जो होता है उसका कलर ये होता है। अब दूसरा कलर अपन लेते हैं बेटा, ये सी का एक पार्ट होता है कलर में डी। तो डी में अपन और कलर की बात करते हैं। एक तो होता है बेटा वॉयलेट, क्या होता है, वॉयलेट। ठीक है, कैपिटल वी वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है, और एक होता है स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल जो वी है उसका मतलब होता है मतलब जिसमें कर्व लगा हुआ है ऐसे वो स्मॉल है, इसमें बिना कर्व के वो कैपिटल है। तो स्मॉल वी का मतलब होता है बेटा व्हाइट। ठीक है, सफेद। तो स्मॉल वी का मतलब व्हाइट और कैपिटल वी का मतलब वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है, तो ये चार ट्रेट हमारे काम आएंगे जब अपन आगे हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे, तो उस क्रॉस में ये चार ट्रेट में यूज करूंगा। ठीक है, तो आप याद रखें डोमिनेंट ट्रेट्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, रेसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और कभी भी जो ट्रेट चलते हैं बेटा वो कंबाइंड फॉर्म में चलते हैं, मींस पेयर की फॉर्म में चलते हैं, मींस जीन की फॉर्म में चलते हैं। तो मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड जीन। जब दो ट्रेट को अपन कंबाइन करते हैं उसको जीन कहते हैं। तो बेटा ये जीन है, दो लेटर कंबाइन होगा मतलब जीन है, ये जीन है। ठीक है,
तो ये रेसेसिव ट्रेट वाला जीन है, ये डोमिनेंट ट्रेट वाला जीन है, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। तो कैपिटल लेटर जहां आएंगे वो डोमिनेंट होता है, जहां स्मॉल आएगा वो रेसेसिव होता है। इतनी सी बात समझ लो। आई होप यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 4 ट्रेट लेके दिखाया। ठीक है, ये लेंथ वाला ट्रेट है, ये शेप वाला है, ये दोनों कलर वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे इसमें अपन जो बात करने वाले हैं, आगे इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? क्रॉस की। ठीक है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्रॉस मतलब हिंदी में संकरण। अब बेटा क्रॉस की बात करेंगे तो संकरण होता क्या है? तो बेटा क्रॉस का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स मतलब लक्षणों का स्वपरागण। आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी बताऊंगा मैं आगे। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण और परपरागण मींस सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है आपस में, जैसे आपने उधर क्या सीखा था कि मतलब अगर जब मेल का खुद के ही फीमेल पार्ट पर जाना, मेल का खुद के ही फीमेल पार्ट पर जाना क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फ्लावर में सीखा था ना। तो स्वपरागण मतलब लक्षणों का स्वपरागण जो होता है वो क्रॉस होता है, संकरण होता है। ठीक है, तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स, सिंपल टर्म्स में लिख रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट्स लक्षणों का स्वपरागण, लक्षणों का स्वपरागण। ठीक है, लक्षणों का स्वपरागण क्या होता है? क्रॉस होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ट्रीट लक्षणों का स्वपरागण क्या होता है? क्रॉस होता है, संकरण होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो क्रॉस बेटा यहाँ पर 2 टाइप का होता है। क्रॉस 2 टाइप का होता है। एक तो पढ़ेंगे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, दूसरा पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। एक बार इसकी सोच लें। देखें, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एकल संकर संकरण की। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा। देखो बेटा, अभी बात करते हैं सबसे पहली अपन मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एकल संकर संकरण। तो पहली बात बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये चीज समझनी होगी कि हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स का कॉम्बो। ठीक है, 2 ट्रेड्स का प्रोडक्ट जो होता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। संकर मतलब सिंपल कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस, क्रॉस का जो प्रोडक्ट होता है, संकरण का जो उत्पाद होता है उसको संकर कहा जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होगा कि जिसमें मोनो का मतलब होता है बेटा 1, मोनो मींस क्या होता है 1। ठीक है,
तो एक ऐसा क्रॉस, एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ ट्रेट्स यूज होते हैं क्रॉस के लिए, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समान प्रकार के और एक ही प्रकार के लक्षणों के मध्य होने वाला संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको, द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, हिंदी में एक समान प्रकार के लक्षणों का संकरण, एक समान प्रकार के लक्षणों का संकरण। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक समान प्रकार के लक्षणों का संकरण क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा, ये समान जो एक समान प्रकार है इसका मतलब क्या है। देखो मतलब बताऊंगा आपको, यहां समझना। मैंने लिया बेटा लंबाई वाला ट्रेट लिया मैंने, तो यहां ले लिया मैंने कैपिटल टी। ठीक है, और यहां ले लिया मैंने स्मॉल टी। अब एक बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी कि सर जी आपने जो एक समान प्रकार लिखा है इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या है, कैपिटल टी। मतलब ये दोनों ट्रेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंबाई को। तो यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है ना, एक समान प्रकार, तो उस एक समान प्रकार का मतलब यही है कि यहाँ ये टी किसको बता रहा है, लंबाई को, ये टी किसको बता रहा है, लंबाई को। ये दोनों ट्रेट किसके हैं, लंबाई के ट्रेट हैं। किसके ट्रेट है, लेंथ के ट्रेट है दोनों के दोनों। तो मतलब दोनों का मीनिंग अलग है कि ये डॉर्फ को बता रहा है, ये टॉल को बता रहा है, मतलब ये लंबे को बता रहा है, ये बौने को बता रहा है, लेकिन बता तो लंबाई को रहा है ना। तो ये दोनों सेम टाइप के ट्रेट हो गए। तो मैंने वही लिखा है, द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेट, एक ही प्रकार के लक्षणों का जो संकरण होता है उसको एकल संकर संकरण कहा जाता है। द क्रॉस बिटवीन सेम टाइप ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जीन है कैपिटल टी टॉल वाले का, ये जीन है स्मॉल टी डॉर्फ वाले का। इसका मतलब होता है टॉल लंबा, इसका मतलब होता है डॉर्फ बौना। ठीक है, अब बेटा इनके बीच में क्रॉस, मतलब क्रॉस का सिंबल बनाना ऐसे। ठीक है, तो जब भी बेटा जीन का क्रॉस होता है, मतलब ट्रेट्स का क्रॉस होता है, तो क्रॉस टाइप पर जीन डिवाइड होता है। तो ये भी मेंडल ने बताया था। मेंडल ने अपन के हेरिडिटी के 3 लॉज दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम। तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूह का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। तो उनमें से एक नियम यहाँ काम करेगा, जो है जीन सेग्रीगेशन, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बोला ना, पृथक्करण का नियम, तो वो यहाँ काम करेगा। जब भी क्रॉस होता है तो क्रॉस टाइप पर जीन डिवाइड होता है। तो मतलब बेटा ये जीन डिवाइड होगा, तो यहाँ से देखो कैपिटल टी अलग हो गया, यहाँ से भी स्मॉल टी अलग हो गया। क्रॉस होना सीखना बहुत आसान है। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई किया होगा ना, सेम वैसे ही है। बीजीय व्यंजकों को गुणा किया होगा आपने, सेम वैसे ही है। तो यहाँ जीन डिवाइड हुआ है, 2 लेटर थे, 2 लेटर से आगे ये भी 2 लेटर थे, 2 लेटर अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने के बाद बेटा इनका क्रॉस करना, मल्टीप्लाई आ जाए सिंपल। तो जब इस टी से होगा क्रॉस, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले बेटा हमेशा कैपिटल लिखना याद रखना, तो ये कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी बना। फिर इसी टी का जब इस टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, फिर इस टी का जब इस टी से हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, फिर इस टी का जब इस टी से क्रॉस हुआ तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं इन चारों के चारों एलिमेंट्स में एक कैपिटल टी है। इसका मतलब ये चारों के चारों कैसे हैं, टॉल। बेटा एक और बात मैं बताना भूल गया, बता देता हूं, अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कि जब भी बेटा किसी जीन में मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ ट्रेट में एक भी ट्रेट अगर डोमिनेंट है तो असर बेटा डोमिनेंट वाले का आएगा। जो भी मैंने पहले बोला ना, अभी मैंने मेंडल के 3 लॉ के नाम बोले। पहला नाम बोला था मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम।
तो ये प्रभावता का नियम मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बताता है कि डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो अपना असर F1 जनरेशन में दिखाते हैं। मतलब क्या है, अपन दो जनरेशन की यहाँ बात करेंगे, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। मतलब जो फर्स्ट टाइम क्रॉस का प्रोडक्ट होती है वो F1 जनरेशन होती है और जो सेकंड टाइम क्रॉस का प्रोडक्ट होती है वो F2 जनरेशन होती है। ठीक है, मतलब प्रथम बार संकरण करने पर जो पीढ़ी मिलती है उसको प्रथम पीढ़ी और द्वितीय बार संकरण करने पर जो पीढ़ी मिलती है उसको द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। तो अपन ये जो आई है ना, पहली बार क्रॉस करने पर जो आई है इसको बोलेंगे F1 प्रोजेनी, मतलब प्रथम पीढ़ी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में आपने देखा कि केवल कैपिटल टी ही दिख रहा है। मतलब ये सारे के सारे जो प्लांट है सब के सब प्लांट कैसे टॉल है, कैसे टॉल लंबे हैं। ठीक है, सब के सब प्लांट लंबे हैं। ठीक है, तो मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं वो अपना असर F1 जनरेशन में शो ऑफ करते हैं, F1 जनरेशन दिखाते हैं। अब ये F1 आ गई, अब इससे मैं F2 लेके आऊंगा। देखो F2 इधर दिखा रहा हूं आपको, F2 इधर दिखा रहा हूं। तो देखो इनमें से चारों सेम है, आपको दिख रहा है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों सेम है ना। तो मैंने दो ट्रेट ले लिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो एंगल्स मैंने लिया और इन्हें क्रॉस करा रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस कराऊंगा, अब सेकंड टाइम क्रॉस हो रहा है तो जो जनरेशन आएगी वो F2 होगी। अब वही जीन डिवाइड होगा, सेग्रीगेट करना, तो जीन को सेग्रीगेट किया, पृथक किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर यहां किया कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। ठीक है, आप क्रॉस करना जानते हो आप, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से होगा तो कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले कैपिटल वाला लिखना है, दोबारा कह रहा हूं फिर मैं। फिर इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से होगा तो स्मॉल टी। तो ये देखो चार एंगल्स बनेंगे। आप सबको पता है कि 2 गुणा 2 करते हैं 4 बनते हैं। ठीक है, तो ये चार एंगल्स बन गए। तो ये जनरेशन जो आई वो F2 जनरेशन है, F2 पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें देखो आपको जिन जिन में बेटा कैपिटल दिख रहा है वो टॉल है। तो ये तीन प्लांट में ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों के तीनों कैसे टॉल है, लंबे हैं। ये तीनों के तीनों कैसे लंबे हैं। लेकिन इस फोर्थ वाले में दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं। मतलब ये जो है बेटा ये डॉर्फ प्लांट है, बोना पौधा है। कैसा है, बोना। कैसा है, बोना। तो मतलब यहां एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, एक तो होता है फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, एक होता है जीनोटाइप, जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस क्या होता है। जब अपन जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जब अपन बेटा फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब अपन इन चारों एंगल्स को देखें, इन चारों जीन्स को देखें, इन चारों प्लांट्स को देखें, तो इनमें बेटा सबका लेटर जो कोड है वो अलग अलग है। देखो यहाँ दोनों कैपिटल टी है, यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ दोनों स्मॉल टी है, चारों का अलग अलग है। अब तो अगर मैं कहूं, लेकिन वैसे फिजिकली में देखूं तो ये तीनों जो प्लांट है इनका कोड तो अलग है, इन तीनों प्लांट का कोड तो अलग है, बट इन तीनों कैसे टॉल है, और ये एक प्लांट डॉर्फ है। तो मतलब यहाँ 3 प्लांट टॉल हुए, एक प्लांट डॉर्फ हुआ फिजिकली अपीयरेंस। तो मतलब मैं बात करूं जो फिजिकल अपीयरेंस से जो रेशियो बनता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ जो फिनोटाइप होगा बेटा वो क्या होगा, 3:1। क्या होगा, 3:1। मतलब 3 क्या है, टॉल, और 1 क्या है, डॉर्फ। 3 क्या है, टॉल, 1 क्या है, डॉर्फ। तो फिजिकल अपीयरेंस को देखकर जो डिसाइड होता है रेशियो उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ फिनोटाइप का रेशियो क्या है, 3:1। 3 क्या है, टॉल, 1 क्या है, डॉर्फ। 3 क्या है, टॉल, 1 क्या है, डॉर्फ। ठीक है, 3 लंबे 1 बोला। अब दूसरा मैंने वर्ड बोला जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप। ठीक है, अब जीनोटाइप में क्या है, जेनेटिक कोड को देखा जाता है। अब जेनेटिक कोड को देखें बेटा, देखो ये दोनों कोड सेम है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब 3 टाइप के कोड बने। तो यहाँ बेटा देखो मैं बात करूं कैपिटल टी की, तो कैपिटल टी देखो कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, तो यहाँ आ गया 1। दूसरी बात करूं मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कोड कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब बात करूं बेटा मैं स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 बार। तो बेटा जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। तो हमेशा याद रखें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का मींस F2 प्रोजेनी का जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो 3:1 आता है, और जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। ठीक है, तो मतलब एकल संकर संकरण में जो जीन प्रारूप है वो
1:2:1 और लक्षण प्रारूप 3:1 होता है हमेशा, चाहे ट्रेट लेंथ वाला हो, चाहे ट्रेट शेप वाला हो, चाहे ट्रेट आपका कलर वाला हो, किसी भी प्रकार का लक्षण यूज कर लेना क्रॉस करने के लिए, संकरण के लिए। हमेशा जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो जीनोटाइपिक तो रहेगा 1:2:1, फिनोटाइपिक रहेगा 3:1। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ आपको दो चीजें साथ में बताई, एक तो फिनोटाइप जीनोटाइप बताया, फिजिकल एविडेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप, और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कोड फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक कोड फॉर्म मतलब किसी भी जीन का जो कोडेड फॉर्म है उसको क्या कहा जाता है, जीन प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर का टॉपिक करेंगे अब। ठीक है, देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, तो आगे बेटा अगली क्लास में मैं आपको कल कराऊंगा, फिर क्लास जल्दी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इधर मैं छोटा सा बताता हूँ कि मेंडल्स लॉज जो है, मेंडल्स लॉज जो है, मेंडल के नियम या लॉज ऑफ हेरेडिटी भी कहते हैं इनको, मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम 3 होते हैं, तीनों के नाम बता रहा हूँ मेंडल के नियम, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, मेंडल के नियम 3 होते हैं। पहला नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभावता का नियम। ठीक है, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम। ठीक है, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अभ्यूह का नियम। ये 3 मेंडल ने नियम दिए थे हेरेडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेटा मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपनी मेहनत करें, परिणाम की चिंता ना करें और प्रेशर ना लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी मेहनत करें। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इनपुट डालोगे, उतना आउटपुट पक्का आएगा बेटा, ये चीज श्योर हो जाना। और अगर आप केवल सोचते रहोगे, डरते रहोगे, तो डरने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब अगला एग्जाम आपका 17 तारीख का एसएसटी का है, तो एसएसटी से डरे नहीं। एसएसटी सब्जेक्ट माना कि थोड़ा लेंदी भी है, बोरिंग भी है, बट आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना, पहले आप एसएसटी में वो चैप्टर करें जो आपको पहले से याद है, जिनको आप पहले से पढ़ चुके हो, जिनसे आप पहले से वाकिफ हो, रूबरू हो, उन चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करो ढंग से। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर है उनमें से वो चैप्टर फिर छांटना जिनमें आपको थोड़ा बहुत आता है, फिर उनको करना। बाकी जो नहीं आते, आप आज तक आपने जो चैप्टर नहीं पढ़े उनको भाई साहब बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, एसएसटी में 85 प्लस आ जाते हैं ना, तो बहुत होते हैं नंबर, 80 प्लस नंबर बहुत होते हैं एसएसटी में। ठीक है, 100 में से 80 प्लस नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, आपकी ओवरऑल परसेंटेज फिर भी ऊपर जाएगी, टेंशन ना लें उस चीज की। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अपना इनपुट डालते रहें, एफर्ट्स करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, है ना, रिजल्ट की चिंता ना करें। केवल एक पेपर बिगड़ने से बेटा कहते हैं ना, एक पेपर बिगड़ने से परीक्षा नहीं बिगड़ा करती। ठीक है, मैं अभी इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे संतोष पटेल सर की 4 लाइनें याद आई। वो ही लाइन मैंने आपको बोली कि बेटा एक प्रश्न परीक्षा में अगर बिगड़ जाता है ना, तो उससे परीक्षा नहीं बिगड़ा करती। ठीक है, और किसी एक परीक्षा में मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो उससे सारी परीक्षा अच्छी नहीं होगी। तो सब में बराबर मेहनत करो, बराबर रिजल्ट मिलेगा सब में। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट अपने अपने आप पर अपना रोल रखते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी भूमिका, सबको पढ़ो। ठीक है, और कहते हैं ना कि यही दिन है जीवन को बनाने के। ठीक है, जीवन के 2-3 घंटे मेहनत करो डेली, हर सब्जेक्ट में जितना गैप मिले उस गैप को कंज्यूम करो। ऐसा नहीं आप होली मनाए, देखो त्योहार अपनी जगह है, उसको बनाए, लेकिन त्योहार के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखें। डेली 2-3 घंटे निकालें, और यही जीवन के 2-3 घंटे आपको बेटा कहते हैं ना, यही जीवन के 2-3 घंटे आपको कामयाबी तक ले जाएंगे। और अगर आपने यही 2-3 घंटे थोड़े बिगाड़ दिए ना, तो यही 2-3 घंटे बेटा जीवन भर खलेंगे आप, मतलब पश्चाताप रहेगा चीज का कि वो 2-3 घंटे अगर हम यूज कर लेते तो यहाँ हमारा दुख नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।